दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बादशाह की जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। यह अलग बात है कि उनमें से एक बड़ा जालिम और दूसरा नेक और रहमदिल इंसान था। आज हम बात करेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा महान कौन था और इस बात को हम तीन तरह से परखेंगे। सबसे पहले उन्होंने कितने बड़े क्षेत्र पर राज किया, दूसरा उनका शासन कैसा था और तीसरा उन्होंने कितने जंगे की। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिकंदर द ग्रेट की, जिसने 12 साल की उम्र में एक जंगली और बिगड़ेल घोड़े को काबू में कर लिया, जो बाद में लगभग जीवन भर उसका साथी रहा। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपैट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। गार्ड को भागने के दौरान मार दिया गया, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि हत्या की वजह क्या थी। माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ था। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका, उन्होंने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठे और अब उनकी नजरें फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। यह साम्राज्य इतिहास के सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली थी, लेकिन सिकंदर की विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी। फिर सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार फारस साम्राज्य की सेना की संख्या 25 लाख थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। यह 10,000 सैनिकों की एक रेजिमेंट थी, जिसकी संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया। फिर फारस साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर वापस लौटने लगा, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी से उनकी मौत हो गई। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों और अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था। सेना के अंदर से आवाजें उठने लगी थी कि बस बहुत हो गया। भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया, तो मध्य एशिया में मौजूद उनकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उस दूसरे महान राजा की, जिसे साइरस द ग्रेट यानी सिकंदर जुल्करनैन कहा जाता है। दोस्तों सिकंदर जुल्करनैन एक बड़े ही रहमदिल और नेक इंसान थे, जबकि सिकंदर द ग्रेट एक बड़ा जालिम किस्म का बादशाह था। दोस्तों सिकंदर जुल्करनैन को जानने के लिए हमें सबसे पहले 1450 साल पीछे जाना पड़ेगा। यह उस दौर की कहानी है जब अरब के मक्का शहर में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। दोस्तों कुरान करीम से तो ये बात साबित हो चुकी थी कि जुल्करनैन कौन थे, लेकिन अब इसको हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक तौर पर भी साबित करना जरूरी था। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन इंसान गुजरा है कि जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतिहास के पन्नों से गायब है। वक्त गुजरता गया और बड़े बड़े इतिहासकार सिकंदर जुल्करनैन पर रिसर्च करते रहे और ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि सिकंदर जुल्करनैन कौन थे और किस दौर में थे और कहां से थे। लेकिन अफसोस हद से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादातर इतिहासकारों के हाथ खाली रहे। आखिरकार अब वक्त आया 20वीं सदी के शुरू का और हमारे देश इंडिया में भी एक बड़े स्कॉलर ने सिकंदर जुल्करनैन पर रिसर्च शुरू की।
अपनी रिसर्च में इस स्कॉलर ने वो साबित करके दिखाया जो शायद उससे पहले कोई भी साबित नहीं कर पाया था। दोस्तों, सिकंदर जुल्करनैन पर रिसर्च करने वाले ये स्कॉलर कोई और नहीं बल्कि हमारे देश इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना आजाद ने बताया उस बादशाह का असली नाम साइरस था, जिसे आज हम साइरस द ग्रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ इतिहासकारों की नाइंसाफी की वजह से उसे ऐतिहासिक किताबों में वो जगह न मिल सकी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट को मिल गई। यह बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी 200-250 साल पहले गुजर चुका था। दोस्तों, आखिर यहूदी सिकंदर जुल्करनैन का जिक्र कुरान में भी आने से पहले से ही उन्हें कैसे जानते हैं? इसकी वजह जानने के लिए हमें सबसे पहले आज से लगभग 2600 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस दौर में मिडिल एशिया में दो बड़ी हुकूमतें कायम थी, जिनमें से एक सल्तनत का नाम मीडिया और दूसरी सल्तनत का नाम बाबुल यानी बेबीलोन था। उस दौर में बाबुल सल्तनत का एक ऐसा इंसान बादशाह बन गया था जो बहुत जालिम किस्म का इंसान था। उसने अपनी सल्तनत में रहने वाले सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया था और अब उसकी नजरें यहूदियों के इलाके यानी श्याम और फिलिस्तीन पर थी। वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द इन दोनों इलाकों को जीतकर अपनी सल्तनत में मिला लूं। आखिरकार बाबुल का वो जालिम बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, उसने श्याम और फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और लाखों यहूदियों को कैदी बनाकर अपने शहर यानी अपनी राजधानी बाबुल ले गया और बख्त नसर जाते जाते यहूदियों की सबसे पवित्र यानी मुकद्दस जगह हैकल सुलेमानी को भी तोड़ गया। लेकिन दोस्तों, उन्हीं दिनों ईरान में भी एक छोटी सी हुकूमत कायम थी जिसका नाम इंसान था और इस पर कंबोजिया नाम का एक रईस हुकूमत किया करता था। लेकिन दोस्तों, इस रईस को ना तो जंग करने का कोई खास शौक था और ना ही ये अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों से मिलता था, बल्कि इसने तो अपनी पूरी ही जिंदगी अपने ही कामों में बिजी रहकर गुजार दी। लेकिन खुशकिस्मती से इस रईस का एक बेटा भी था जिसका नाम साइरस था और इसे बचपन से ही जंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। और आखिरकार एक दिन वो आया कि जब साइरस इंसान की हुकूमत का नया बादशाह बन गया। साइरस ने बादशाह बनते ही सबसे पहले अपने बाप की इकट्ठा की हुई सारी दौलत को अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों पर लुटा दिया और अपने खजाने का सबसे ज्यादा हिस्सा अपनी फौज पर खर्च किया। साइरस की इस बात से खुश होकर फारस के छोटे छोटे कबीले भी साइरस के साथ मिलते चले गए और देखते ही देखते उसकी फौज बड़ी होती चली गई। साइरस की इंसान नाम की इस छोटी सी सल्तनत के बराबर में मौजूद मीडिया नाम की वो बड़ी सल्तनत, जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके हुक्मरान को जब साइरस की बढ़ती हुई ताकत की खबर हुई तो उसने साइरस को अपने लिए खतरा समझा और उसने फौरन साइरस की इंसान हुकूमत पर हमला करने का इरादा किया। लेकिन मीडिया की वो बड़ी फौज जो पहले से ही अपने बादशाह से नाराज रहा करती थी, उसने जब साइरस की बहादुरी, होशियारी और रहमदिली देखी तो उसने फौरन अपनी सल्तनत को छोड़कर इंसान सल्तनत की फौज में शामिल होने का इरादा कर लिया और इस तरह से अब साइरस इंसान नाम की उस छोटी सी सल्तनत के साथ साथ पास ही में मौजूद बड़ी मीडिया सल्तनत का भी बादशाह बन चुका था। दोस्तों, उस दौर में साइरस की मीडिया सल्तनत के बराबर में ही लीडिया नाम की भी सल्तनत थी। लीडिया के बादशाह ने जब साइरस की बढ़ती ताकत देखी तो उसे कुचलने का इरादा किया। आखिरकार साइरस और लीडिया सल्तनत की फौजें उस जगह आमने सामने आई जहां पर आज तुर्की देश मौजूद है। जंग शुरू ही होने वाली थी कि अचानक से सर्दी का मौसम आ गया, जिसकी वजह से दोनों फौजों को वापस लौटना पड़ा। साइरस जब अपनी फौज को लेकर वापस अपनी सल्तनत मीडिया में लौट रहा था तो रास्ते में उसे ख्याल आया कि सर्दी का मौसम खत्म होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। ऐसा लगता है कि लीडिया का बादशाह अपनी पास ही में मौजूद दूसरी बड़ी बड़ी सल्तनतों से मदद मांग ले, जिसकी वजह से फिर मेरा रास्ता मुश्किल हो जाएगा। बस यही सोचते हुए साइरस ने अपनी फौज का मुंह एक बार फिर लीडिया सल्तनत की तरफ मोड़ दिया और बड़े बड़े खतरनाक तूफानों को पार करता हुआ वो कुछ दिनों के अंदर ही लीडिया सल्तनत के बॉर्डर पर दस्तक दे चुका था। वहीं दूसरी तरफ बदकिस्मती से लीडिया के बादशाह ने ठंड की वजह से अपनी सारी फौज की छुट्टी कर दी थी और अब उसकी सल्तनत में ज्यादा फौज नहीं बची थी। बस थोड़ी सी ही मेहनत के बाद साइरस लीडिया को भी जीतने में कामयाब हो गया। इसके बाद साइरस मशरिक यानी ईस्ट की तरफ बढ़ते चले गए और रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते चले गए, यहाँ तक कि वो अपनी फौज के साथ मशरिक में इतना
ज्यादा बढ़ते चले गए कि आगे जाकर इंसानी आबादी भी खत्म हो गई थी। उसके बाद साइरस द ग्रेट ने सबसे मजबूत सल्तनत बाबुल की तरफ रुख किया, जहां पर जालिम बादशाह यानी बख्त नसर की मौत के बाद उसका बेटा अगला बादशाह बन चुका था। लेकिन बख्त नसर का बेटा इतना ज्यादा अय्यास और मस्तीखोर था कि उसे साइरस की बढ़ती हुई ताकत का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हो पाया था। उसके बहुत सारे करीबी लोग उसे समझाया करते थे कि तुम गलत चीजों से बाज आ जाओ और अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों पर जुल्म न करो, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब साइरस ने अपनी पूरी फौज के साथ उस वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी बाबुल के दरवाजे पर दस्तक दी। साइरस के इतने करीब आ जाने के बावजूद भी बख्त नसर का बेटा यानी बाबुल का बादशाह यही सोचा करता था कि साइरस मेरे शहर को फतेह नहीं कर पाएगा, और उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह ये थी क्योंकि बाबुल उस दौर में दुनिया का सबसे मजबूत शहर माना जाता था। साइरस से पहले दुनिया का कोई भी बादशाह उस शहर को फतेह नहीं कर पाया था, लेकिन बाबुल के बादशाह के लिए बदकिस्मती की बात यह थी कि बाबुल शहर में रहने वाले लोग जो पहले से ही अपने बादशाह से नाराज रहा करते थे, उन्होंने शहर के अंदर से ही साइरस को झंडे दिखा दिए और ये इशारा दे दिया कि वो भी साइरस के ही साथ है। इतना ही नहीं बल्कि शहर की फौज के कुछ बड़े बड़े अफसर भी अंदरूनी तौर पर साइरस से मिल चुके थे। लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद भी साइरस के लिए बाबुल को फतेह करना मुश्किल था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो साइरस बाबुल को फतेह नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर अचानक से साइरस के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जिसने पूरी जंग का नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों, फरात नाम की एक नदी थी जो दूसरे शहर से बाबुल शहर में दाखिल हुआ करती थी। साइरस ने उस नदी के बिल्कुल बराबर में दूसरी नदी खुदवाई और फरात नदी के पानी का रुख दूसरी नदी में मोड़ दिया, और जिस रास्ते से पानी बाबुल में जाया करता था उस रास्ते को सूखा करके उसमें अपनी फौज को दौड़ा दिया। बाबुल की फौज अभी भी साइरस से अपने शहर को बचाने के लिए बाबुल शहर के बॉर्डर और किलों पर पहरा दे रही थी, लेकिन उसे जर्रा बराबर भी इस बात की खबर नहीं थी कि साइरस की फौज तो पहले से ही नदी के रास्ते से शहर के अंदर पहुंच चुकी है और देखते ही देखते शहर की हुकूमत बदल भी चुकी है। दोस्तों, इन दोनों बादशाहों में से आपको कौन सा बादशाह सबसे अच्छा और महान लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।